आप सभी की डिमांड पर इकोनॉमिक्स का ये दूसरा टेस्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आप सभी के ये आते हैं कि हिमाचल के एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये हमें समझ नहीं आते। तो दोस्तों हम क्वेश्चंस को तो देखेंगे ही कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में ये भी देखेंगे कि इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें कैसे समझा जाए और कैसे नहीं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिमाचल की हर एक परीक्षा के लिए पेड क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, अधिक जानकारी के लिए ज़रूर मैसेज करना। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों इस प्रकार है, एक बिंदु पर योग्य प्रतिद्वंदी में जहां बाजार की मांग यानी कि जो डिमांड है दोस्तों, बाजार की आपूर्ति यानी कि सप्लाई के बराबर होगी, इस अवस्था को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों मार्केट जो है ये बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर चलता है। डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, और जो प्राइस है, जो मूल्य है वो क्या है। सपोज करो आज के समय में मोबाइल्स की काफ़ी डिमांड है, तो दोस्तों देखा जाएगा कि किस तरीके के मोबाइल्स की डिमांड है, एंड्रॉयड या विंडोज़ या फिर आईओएस। फिर सप्लाई देखी जाएगी कि जो डिमांड है, जो भी जनता की मांग है, क्या उसकी आपूर्ति हो रही है या फिर नहीं। अगर अच्छे से आपूर्ति हो रही है तो प्राइसेस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस कम हो जाएंगे। जब ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखने को मिलती है, हालांकि हिंदी में काफ़ी इजी है इसे समझना। इसको बोला जाता है संतुलन या फिर इक्विलिब्रियम। तो सी इज़ राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, डिमांड एंड सप्लाई एंड मूल्य या फिर प्राइस। उसके बाद दोस्तों मांग के कानून में अन्य चीज़ें स्थिर रहती हैं। तो मांग और ये जो आपूर्ति है इसी से रिलेटेड पूरी इकोनॉमिक्स है। तो मांग का कानून जो है या फिर लॉ ऑफ डिमांड, तो अदर जो भी थिंग्स होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। तो चार ऑप्शंस को ध्यान से देखो, आपको पता चल जाएगा। अगर दोस्तों हमें मांग के हिसाब से ही मार्केट चलाना हो तो पहली बात इन्होंने बताई है कि उपभोक्ता की पसंद नहीं बदलनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अगर हम देख रहे हैं कि मांग किस चीज़ की है और अचानक से ही उस मांग में बदलाव आ गए, तब तो फिर वो कानून ख़त्म हो गया। तो उपभोक्ता की पसंद जो है ये सेम रहती है। अगर उपभोक्ता को मोबाइल चाहिए तो मोबाइल ही चाहिए, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें अब रेडियो चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी है, अन्य वस्तुओं की कीमत नहीं बदलनी चाहिए। तो अन्य वस्तुएं जो भी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल की ज़रूरत है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको है, आज के समय में हर एक स्टूडेंट को या फिर व्यक्ति को मोबाइल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मांग अगर मोबाइल की है, सप्लाई मोबाइल की हो रही है, जो प्राइजेज हैं मोबाइल के चेंज हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर जो है उसकी कीमत क्यों बदलेगी। तो ये एक गलत है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से ये भी ठीक है, पहला तो ठीक था ही। उपभोक्ता की आय में बदलाव नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बड़े ध्यान से इस चीज़ को सोचना और समझना। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तभी आपने मांग की होगी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, या फिर मैं बात करूं सीधा थाउजेंड्स में, 10,000 आपकी क्या है, आय है। आप बोल रहे हो कि मोबाइल मैंने लेना है, तो दोस्तों इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। अगर आपकी आय जो है ये कम है तब तो आप फिर अचानक से ही मांग जो है आपकी वो आप ख़त्म कर देंगे उसे। तो आय में इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो बड़े ध्यान से इन तीनों को देखो, ऑल ऑफ द अबव वाज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है दोस्तों प्रोडक्शन। ये जो उत्पादन है ये टोटली डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर, यानी कि सप्लाई कितनी चल रही है। और डिमांड एंड सप्लाई जो है, सपोज करो 100 मोबाइल्स की डिमांड आई है कि 100 मोबाइल्स चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी सप्लाई के लिए प्रोडक्शन तो करनी ही पड़ेगी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी।
ठीक है। तो उत्पादन का अर्थ होता क्या है? प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों, टोटली हम यहाँ पे बोल सकते हैं उपयोगिता का निर्माण, क्रिएटिंग यूटिलिटी। यानी कि अगर कोई उपयोगिता है, अगर कोई यूज़ करना चाहता है किसी चीज़ को, तभी प्रोडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक इवन बिंदु पर कुल लाभ क्या होगा? तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो दोस्तों, टोटल प्रॉफिट एट दी ब्रेक इवन पॉइंट इज 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये टोटली जो सेल्स अमाउंट होते हैं उनकी यूनिट या फिर दोस्तों रेवेन्यू के ऊपर फोकस करता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये टोटली मैंने आपको बता दिया 0 होती है ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट। उसके बाद एनडीबी, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिक्स बैंक जो है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एनडीबी। कमेंट करके ज़रा बताना एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, और अगर इसके चेयरमैन के बारे में पता हो तो भी कमेंट करना। बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों के सहयोग से ये बैंक बना था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके बारे में हमें कुछ एक चीज़ें देखनी है और हमें ये देखना है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, लगाओ जरा दिमाग। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, पता नहीं क्या क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फिर भी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, सतत विकास के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषित करना। अब देखो होता क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है या फिर आईएमएफ, ये बेसिकली उन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं जो ज़्यादा इसमें डोनेशन वगैरह देते हैं, हिस्सेदारी ज़्यादा है, जैसे अमेरिका हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, जापान हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ एक ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे हमारा भारत है, अभी इतनी विकसित नहीं यहाँ की अर्थव्यवस्था हुई है, तो लोन्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं मिलते, जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। तो इसीलिए एनडीबी यानी कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। इज राइट आंसर। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, अब दोस्तों 3 या 4 महीनों के बाद मौद्रिक नीति जो है ये देखने को हमें मिलती ही मिलती है। तो पहला क्वेश्चन तो इस रिलेटेड ये बनता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये दी किसके द्वारा जाती है? तो आरबीआई आपको याद रखना है, ठीक है। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मौद्रिक नीति इसलिए दी जाती है दोस्तों ताकि मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मूल्य स्थिरता क्या है? ये बड़ा यूनिक कंसेप्ट है दोस्तों मौद्रिक नीति में। अगर किसी चीज़ की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं तो होता क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं और सप्लाई उतनी हो नहीं पाती और फिर मार्केट में काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। तो इसलिए मूल्य और स्थिरता के लिए समय समय पर आरबीआई ये देखता है कि मांग कैसी चल रही है लोगों की। अगर बहुत ज़्यादा मांग हो तो लोन्स वगैरह महंगे कर देता है आरबीआई और फिर मूल्य जो है स्थिर हो जाता है, मांग जो है कम हो जाती है लोगों की। उसके बाद दोस्तों आर्थिक विकास, ये भी देखा जाता है कि क्या देश में आर्थिक विकास हो रहा है। अगर लोग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए लोन्स वगैरह चाह रहे हैं और आरबीआई जो है उसने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, तो फिर लो करना पड़ता है आरबीआई को ताकि ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हों ये हो सके इंडिया में। तो सी इज़ राइट आंसर। दोस्तों एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आप वैसे भी कहीं भी पढ़ सकते हो, अगर समझ लोगे एक अच्छे से तरीके से तो फिर आपको नहीं भूलेंगे कभी भी। माल्थूसियन के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार, अब दोस्तों एक थ्योरी है माल्थूसियन थ्योरी, तो इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड हमें कुछ एक कर्व्स देखने को मिलती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है,
तो सीधा मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं थोड़े से अलग तरीके के हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेशो से बढ़ती है। ज्योमेट्रिक रेशो आपको पता ही है कि इस तरीके से सपोज कर लो, और फूड सप्लाई जो है यानी कि जो खाद्य आपूर्ति है ये अंक गणितीय अनुपात से बढ़ती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी। तो जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी वो काफ़ी फास्टली होगी, और जो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम पड़ती जाएंगी। तो इस तरीके से देखो, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है एक। मुद्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखना अच्छे से, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्रा आखिरकार है क्या चीज़। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो जरा मुद्रा है क्या चीज़। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, मुद्रा जो है विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है। रीफाइनेंस और डेवलपमेंट के लिए ये एजेंसी बनाई गई है सरकार के द्वारा। अब इसकी फुल फॉर्म देख लो अच्छे से, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स जो हैं इसमें उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उनको विकसित किया जाता है इसमें। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये याद रखना। बाकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दी। उसके बाद, किसी देश में उत्पादित कुल सामानों और सेवाओं का मूल्य डैश है। अगर किसी एक देश में, उस देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ABC जो भी हों, और साथ में उनकी सर्विसेज भी दी जा रही हैं, चाहे इंटरनेट की सर्विस हो या फिर कोई भी हो, तो एक देश के अंदर ही जो मूल्य होता है उत्पादन का और सेवाओं का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों GDP, सकल घरेलू उत्पाद। तो GDP जो है इसको बार बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है, तो अच्छे से देख लेना। ये एक ही देश में प्रोडक्शन और सर्विसेज जो होती हैं उसका प्राइस होता है या फिर मूल्य होता है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, जीके में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, हर जगह देखने को मिल जाता है। अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है दोस्तों किसको? एडम स्मिथ को। सो डी इज राइट आंसर। व्यष्टि अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है। ये जो आप सभी देखते हैं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसको दूसरे नाम से जाना जाता है और काफ़ी फेमस है वो। तो एक सिद्धांत आप इसे कह सकते हैं। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको बोला जाता है प्राइस थ्योरी, क्योंकि मूल्य के ऊपर ही ये काम करता है टोटली, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। उसके बाद एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो, अब मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, तो ये लॉजिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर समझोगे अपना दिमाग दौड़ाओगे तो आसानी से इसका आंसर दे लोगे। मार्केट होता है बाजार। बाजार मतलब जो सारी चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके ये देखा जाता है कि क्या चल रहा है आजकल मूल्य में, डिमांड में, सप्लाई में। तो मार्केट इकोनॉमी वो होती है दोस्तों जहाँ पे सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, सिर्फ ये मुक्त होती है। अगर आप USA वगैरह चले जाओ तो टोटली वो मार्केट इकोनॉमी है। अगर आप चाइना में चले जाओ आपको वो टोटली क्लोज्ड या फिर कुछ ऐसी इकोनॉमी देखने को मिलेगी जहाँ पे टोटली सरकार ने अपना अधिकार बना के रखा हुआ है। तो इसको देखो, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये टोटली डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप आंसर देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है प्राकृतिक संसाधन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारे पास कच्चा माल होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, अगर पूंजी कोई लगाएगा तभी विकास होगा अर्थव्यवस्था का। बाजार का साइज, भारत बहुत बड़ा साइज है। अगर मैं मार्केट के हिसाब से देखूं, श्रीलंका के हिसाब से आप देखोगे बहुत छोटा देश है, तो कभी भी ये विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता, चाहे जितना भी इनकी आय हो जाए। भारत से इनकी आय बेसिकली ज़्यादा होती है, फिर भी ये हमसे कम विकसित हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि हम लगभग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं देश की।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबसे बड़ा बाजार हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। अर्थव्यवस्था के सामाजिक बुनियादी ढांचे के मुख्य घटक हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेसिक, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक, जब आप बिल्कुल नीचे की बात करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं, तो इसमें अगर आप सोचते हैं कि बुनियादी ढांचा विकसित होना चाहिए, तो कौन सा बुनियादी ढांचा विकसित होना चाहिए दोस्तों? किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद नागरिक सुविधाएं। तो बस ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिवैल्यूएशन। कोई भी देश डिवैल्यूएशन या फिर अवमूल्यन कब करता है, इसका पीछे उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों अब एग्जाम्पल देखना। सपोज करो $1 बराबर है 80 रुपये, मैं बात कर रहा हूँ, और अगर हम अवमूल्यन करते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं और 100 रुपये कर देते हैं $1 के बराबर, तो होगा क्या? जो यूएसए में व्यापारी बैठे हैं, अगर कोई एक वस्तु उन्हें खरीदनी है, सपोज करिए उन्हें स्टील खरीदनी है, तो वो भारत में आएंगे। पहले $1 में सपोज करो 1 किलो स्टील लेके जा रहे थे। अब जैसे ही अवमूल्यन भारत में हो गया, डिवैल्यूएशन हो गई, वो क्या करेंगे? $1 में लगभग 1.25 kg स्टील ले जाएंगे। तो ओबियसली उनको फ़ायदा हो रहा है, तो अब वो क्या करेंगे? अब वो दोस्तों एक्सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से, यानी कि अपने देश में भारत से वो सामान लेके जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वैल्यू कम हो चुकी है भारत में जो करेंसी है उसकी, तो उन्हें तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इसको भी देखो, इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर अवमूल्यन के दौरान आंतरिक कीमतें, अब हमने ये तो देख लिया कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि आंतरिक कीमतें जो हैं इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम अपने ही देश में फिर क्या करेंगे? अगर कोई चीज़, या फिर मैं बात करूं आपकी आय जो है वो 100 रुपये थी, अवमूल्यन हो गया, तो उस 100 रुपये की कीमत जो है कम हो जाएगी अब, यानी कि वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब दोस्तों देश में क्या होगा? कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने अभी अभी पढ़ा कि आरबीआई बैठा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसीज वो देता रहता है समय समय पर, तो प्राइसेस कंट्रोल करता रहता है वो। तो सी इज राइट आंसर। सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ता है अवमूल्यन से। डियर मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधी डेफिनेशन पूछी जाती है कि डियर मनी होती क्या है। तो डियर मनी का मतलब होता है दोस्तों जहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा ब्याज मिलता है। सपोज करो रिसेंटली पेमेंट बैंक्स खोले गए थे, चाहे पेटीएम की बात करूं, एयरटेल की, तो उन्होंने बोला कि आपको अगर कोई बैंक 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो हम आपको 7% देंगे। या फिर हम बात करें, अगर आप किसी को लोन देते हो, आप बोलते हो कि हाँ 5 लाख आपको लोन दे रहा हूँ, लेकिन ब्याज लगेगा 15%, तो वो एक डियर मनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। संकीर्ण धन पैसे की आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें क्या शामिल है? नैरो मनी जो है दोस्तों ये कैटेगरी है मनी सप्लाई की, यानी कि धन जो है उसको आवंटित करना। तो इसमें क्या होता है, यानी कि संकीर्ण धन या फिर नैरो मनी में होता क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये जो संकीर्ण धन है या फिर नैरो मनी है दोस्तों, मुद्रा के संचलन और बैंकों की मांग में जमा का योग होता है, यानी कि सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी पैसा मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, जो भी बैंकों में जमा राशि है, तो इसे नैरो मनी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राहकों की कुल जमाओं का एक निर्दिष्ट न्यूनतम अंश। आप ये समझ लो
कि छोटी सी राशि जो है, जो भी आपने जमा किया है उसका हिस्सा, जिसे वाणिज्यिक बैंकों के पास या तो नकद के रूप में आरक्षित रखना होता है या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में, उसे क्या कहा जाता है। जो भी आपने जमा किया धन वगैरह, तो बैंक को या तो पैसे के रूप में रखना पड़ता है अपने पास, या फिर जो आरबीआई है उसके पास रखना पड़ता है, ताकि अचानक कोई ग्राहक आए और बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बैंक के पास पैसे है ही नहीं, तो वो कैसे देगा। तो इसलिए एक टर्म यूज़ की जाती है दोस्तों, इसे बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात। 100 रुपये आप जमा करते हैं तो कम से कम 10 रुपये या फिर 15 रुपये या फिर 20 रुपये उसे या तो अपने पास रखने पड़ते हैं बैंक को या आरबीआई के पास। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी। इसका आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किससे ये संबंधित है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी जो है दोस्तों, ये मुद्रा नोट से संबंधित होती है, यानी कि जो भी 10 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, तो इसके लिए लीगल टेंडर मनी का हम यूज़ करते हैं, ये टर्म है। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीस कम है अभी तक, ठीक है। और इस वीडियो की फ्री PDF फाइल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।